Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चलती हुई सीरीज में आज बात करेंगे इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि जानेंगे भारतीय विधिक एवं संवैधानिक इतिहास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उसे हिस्ट्री के मद्देनजर ही पढ़ते हुए चलेंगे कि किस तरीके से हिस्ट्री डेवलप होती हुई चली और किस तरीके से लीगल डेवलपमेंट यहाँ पर लीगल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट किए गए हैं, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हो चाहे वो मुगल शासन के द्वारा हो। तो किस तरीके से ये इंडिपेंडेंस एक्ट तक, हमारी स्वतंत्रता अधिनियम तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हुए दिखते हैं और एग्जाम में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इंडियन लीगल हिस्ट्री के बारे में, यानी कि हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में जो सब्जेक्ट आता है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप अच्छे एग्जाम में मार्क्स कवर अप कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जितना भी हमारे यहाँ इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की अगर बात करूं BA-LLB और LLB के स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लगभग 1600 से लेकर 1950 के आसपास तक की बात हमने यहाँ पर इस सब्जेक्ट में की है। और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत उसी सदी को पढ़ेंगे, सन 1600 से लेकर 1950 तक किस किस तरीके से किस फेजेस में हमारे जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो डेवलप हुआ है। क्योंकि जब हम 1600 की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं राज व्यवस्था थी, मुगल शासन हमारे यहाँ लागू था और उसके बाद ब्रिटिश शासन किस तरीके से आया और उसके बाद यहाँ पर इंडियन लीगल सिस्टम को लेकर कौन कौन से डेवलपमेंट चाहे वो मुगल शासन ने किए चाहे वो ब्रिटिश शासन ने किए और उसके बाद ब्रिटिश शासन किस तरीके से इसे आगे लेकर आया जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, यानी कि 1950 में किस तरीके से फिर वो एप्लीकेबल हुआ। तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ पर लीगल हिस्ट्री के सब्जेक्ट में बतलाया जाता है और इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के नाम से रखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि लीगल हिस्ट्री में जब भी हम पढ़ते हैं तो सन 1600 से हम बात करते हैं, तो 1600 की शायद आपको ना बात मालूम हो कई लोगों को, तो वो भी बतला देता हूं। क्योंकि 1600 में सबसे पहले जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जो 20 मार्क्स में पूछा जाता है कि किस तरीके से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजंस इसके पीछे रहे और किस तरीके से कब यह एप्लीकेबल किया गया। तो यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से हुआ, जो 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ थी जो उस समय राज करती थी, वहां पर 15 साल के लिए इसे इस्टेब्लिश किया गया था चार्टर ऑफ 1600 अप्लाई करके, यानी कि 1600 एक चार्टर है, एक एक्ट जिसे आप बोलते हैं, तो पुराने समय में उसे चार्टर के नाम से जाना जाता था। तो 1600 में एक चार्टर क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड में पास किया और जिसके बिहाफ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया 31 दिसंबर 1600 को, और जो 15 साल के लिए इस्टेब्लिश की गई थी फर्स्ट फेज में। उसके बाद किस तरीके से इसने काम किया वो समझेंगे, लेकिन यहां पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 मार्क्स में हर बार आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। तो पहले तो इसे जरूर पढ़कर जाइएगा। आने वाले समय में इन सभी क्वेश्चंस पे लगातार सीरीज में बात करते भी रहेंगे, तो ऐसे ही साथ बने रहिएगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरी चीज की, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए। तो जब बिजनेस करने के लिए ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो सबसे पहले वो सूरत पहुंचे और सूरत एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रूप में पूछा जाता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन इन सूरत। सूरत एक बंदरगाह था जहां से बिजनेस किया जाता था। जो ब्रिटिशर्स आते थे इंडिया में वो सूरत के थ्रू यहाँ पर व्यापार करना चाहते थे। तो सूरत, ये सन 1615 की बात है, क्योंकि 1600 से लेकर 1615 तक के लिए ही यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के साथ यहाँ पहुंची, इंडिया में पहुंची और सूरत बंदरगाह पर सर टॉमस राय उसके साथ यहाँ पर आए 1615 में, तो देखने में आया कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री सबसे पहले सूरत में उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई। और यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रीज उन लोगों ने लगाई, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय के जो शासक थे उन्होंने उनसे परमिशन ली, उसके बाद यहाँ पर फैक्ट्री डेवलप की और जो फैक्ट्री का जो प्रेमिसेस था वो कहीं ना कहीं उनके एक अलग नाम से, यानी कि आप देखेंगे तो वहां पर एक व्हाइट कॉलोनी के नाम से, एक व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन के नाम से डिवाइड कर दिए गए, यानी कि जो प्रीमिसेस
अंग्रेजों की थी उसे व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाने लगा, और जो भारतीय इंडियंस की प्रीमिसेस थी यानी कि फैक्ट्री से बाहर का जितना भी प्रीमिसेस था वो ब्लैक टाउन के नाम से उसके आसपास का एरिया जाना जाने लगा। तो उसके बारे में भी यहाँ पर कई बार पूछा जाता है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन यही आता है कि सूरत में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से यहाँ पर 1615 में सर टॉमस रॉय जब आए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो किस तरीके से यहाँ पर किया गया और किस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई सूरत में। तो इसे जरूर पढ़कर जाइएगा। उसके बाद आते हैं मद्रास एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद अंग्रेजों ने कूच की मद्रास की तरफ, अपने बिजनेस को बढ़ाया और मद्रास की तरफ वो 1639 के आसपास पहुंचे, जहां पर हमने देखा जब मद्रास एडमिनिस्ट्रेशन की बात हमने देखी तो वहां पर भी शासकों से इन्होंने, जो भारतीय शासक थे उनसे परमिशन ली अंग्रेजों ने और वहां पर अपना इस्टेब्लिशमेंट किया, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया। यहां तक धीरे धीरे चलते हुए आए ये लोग, लेकिन विस्तारवादी नीति के कारण, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों की नीति विस्तारवादी नीति में कन्वर्ट हो चुकी थी, बिजनेस नीति से बदल चुके थे वो लोग, बिजनेस ना करके अब वो विस्तार करना चाहते थे, किसी भी तरीके से इंडिया में अपने पैर पसारना चाहते थे। तो यहाँ पर चार्टर ऑफ 1661 यहाँ पर आया, जहां पर किंग्स चार्ल्स सेकंड आया। किंग्स चार्ल्स सेकंड ने, चार्ल्स द्वितीय ने यहाँ पर चार्टर 1661 दिया, 1661 का चार्टर दिया, जहां पर देखने में आया कि थोड़ा सा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया का था वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लेना शुरू किया, यानी कि वो शासकों से मिले और शासकों से मिल करके जब वहां पर देखा गया तो ये अभी तक एक चीज यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रॉब्लम आ रही थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर इंग्लैंड के हाथों में थी, यानी कि इंग्लैंड से ही चलती थी। लेकिन चार्ल्स द्वितीय ने उसे थोड़ा सा सरल बनाया और उन्हें और ज्यादा पावर्स दी, और जिस पावर्स का फायदा उठाते हुए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में डेवलप करने की कोशिश की गई। जो सीधा सीधा चार्टर 1661 कहता था कि यहाँ पर दो तरीके से ये जुडिशियल सिस्टम इन्होंने डेवलप किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से गवर्नर और काउंसिल यहाँ पर अपॉइंट किए जाने लगे, और साथ ही जस्टिस बाय इंग्लिश लॉ, यानी कि भारतीय शासकों के साथ मिलकर एक तरकीब यहाँ पर निकाली गई कि जो भी न्याय व्यवस्था है वो इंग्लिश लॉ के हिसाब से चलनी शुरू की जाने लगी, ताकि यहाँ पर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स का आ सके। तो ये सब चीजें यहाँ पर इस फेज में आने लगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 1661 का चार्टर, जिसमें चार्ल्स द्वितीय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 या 20 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जब आगे बढ़े तो मुंबई की तरफ, ये 1672 में आए, तो यहाँ पर मुंबई में किस तरीके से इन्होंने बिजनेस को बढ़ाया और विस्तारवादी नीति के अंतर्गत किस तरीके से वहां के जुडिशियल सिस्टम को, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने डेवलप किया है, अपने कब्जे में लिया। तो वो सारी चीजें यहाँ इस क्वेश्चन में पूछी जाएंगी आपसे, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन इन मुंबई के बारे में 1672 में बात आती है। बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसके पीछे मुंबई की तरफ जाने का सीधा सीधा कारण था कि यहाँ पर जो चार्ल्स द्वितीय थे उनकी मैरिज हुई पुर्तगाल की, जो पुर्तगाल के एम्परर थे उनकी सिस्टर से, उनकी बहन से, जिसके बाद पुर्तगाल का जो एम्परर था उसने गिफ्ट के तौर पर इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को मुंबई गिफ्ट किया। और जब ये मुंबई गिफ्ट किया तो वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इंग्लैंड से चलती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई को सौंप दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई की ओर कूच कर गई। तो यहाँ पर यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1672 में एडमिनिस्ट्रेशन इन मुंबई किस तरीके से यहाँ पर ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। उसके बाद इनका ध्यान गया ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन इन कैलकाटा की तरफ, यानी कि ये कैलकाटा की तरफ रुक किया 1690 में। 1690 में जब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कैलकाटा के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रुक किया तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस तरीके से क्या क्या डिमेरिट्स और मेरिट्स इस एडमिनिस्ट्रेशन की रही, तो इसे जरूर पढ़कर जाइएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर सूरत, मद्रास, मुंबई और कैलकाटा, सबसे पहले इन चार रीजन में ब्रिटिशर्स ने अपनी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत पैर पसारे और अपने बिजनेस के बहाने वो घुसते चले गए। तो किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बतला दिया। उसके बाद 1690 के बाद 1726 में फिर एक चार्टर बनाया गया दोबारा से ब्रिटिशर्स के द्वारा, जहां पर आप पढ़ेंगे चॉल्ट्री कोर्ट, एडमिरल्टी कोर्ट, मेयर कोर्ट और कोर्ट ऑफ जुडिकेचर यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। और इनकी जो वर्किंग होती है वो भी अक्सर 10 या 20 मार्क्स में पूछी जाती है। तो इन चारों कोर्ट्स के बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट्स हैं। जब भी आप 1726 के चार्टर को पढ़ेंगे तो इन चार कोर्ट्स के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपने आप में या तो चार्टर 1726 के नाम से 20 मार्क्स में आ जाता है, या फिर अलग से भी 10-10 मार्क्स में या 4-4 मार्क्स में यहाँ पर ये कोर्स पूछ ली जाती है। उसके
उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, यानी कि बंगाल की तरफ ये लोग चले, कैलकाटा से बंगाल होते हुए चले। बंगाल के तरफ चलने का एक रीजन भी था क्योंकि बंगाल का जो एम्परर था उसे अपनी गद्दी का डर सताने लगा और उसने कैलकाटा पर आक्रमण कर दिया। जब वो आक्रमण किया तो पहली बार में तो वो जीता, लेकिन उसके बाद वो हार गया और उसके हारने का कारण ये हुआ क्योंकि वहां पर उस समय 1765 में मीर कासिम की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद शाह आलम और उसके जो पुत्र थे वो लोग आए। वहां पर उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक संधि की और जिसके माध्यम से यहाँ पर उन्होंने कहा कि सिविल और रेवेन्यू, जो भी मैटर सिविल और रेवेन्यू से रिलेटेड थे, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया और जो क्रिमिनल मैटर्स थे उनकी सुनवाई भारतीय शासक के द्वारा की जाने लगी। तो इस तरीके से यहाँ तक आते आते पूरी की पूरी तरह ये जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हो चुके थे ब्रिटिशर्स। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां के जो शासक थे उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा अंग्रेजों को सौंप दिया संधि के तहत। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल किस तरीके से यहाँ पर किया गया। उसके बाद सारी की सारी फेज शुरू होती है तो विस्तारवादी नीति आती है, लेकिन अब पॉलिटिकल और जुडिशियल सिस्टम में अंग्रेजों की घुसपैठ हो चुकी थी। तो वहीं पर एक क्वेश्चन, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाता है, इंडियन लीगल सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में। अभी तक हम पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री के बारे में कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए इंडियन हिस्ट्री में और इंडियन लीगल सिस्टम में अब किस तरीके से आए। तो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंग्लैंड के द्वारा पारित किया गया, जहां पर सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नर जनरल किया गया। अभी तक गवर्नर और काउंसिल होते थे, लेकिन अब यहाँ पर गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाने लगा, यानी कि इंडिया में एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाने लगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और यहीं पर देखेंगे तो इसी तहत वारेन हेस्टिंग्स एक गवर्नर है जिन्होंने यहाँ पर जुडिशियल प्लान दिया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो जुडिशियल न्यायिक नीतियां थी वो इससे 3 बार यहाँ पर दी डिस्क्राइब की, 1772 में, 1774 में और 1780 में। तो इन पर अलग अलग क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि 1772 की नीति क्या थी, 1774 और 1780 की क्या नीति थी। तो अक्सर ये 10-10 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इसे जरूर पढ़कर जाइएगा। और ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जनरली पूछे जाते हैं कि प्रोविजंस रिगार्डिंग द चार्टर या रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है, किस किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है, या इनकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या क्या निकल कर आई हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जुडिशियल प्लान्स जो वारेन हेस्टिंग्स ने दिए उसकी भी क्या क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं वो सब यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस और रह जाते हैं, उन्हें भी जान लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट का अब इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हुआ 1774 में, यहाँ रॉयल चार्टर आया। तो इसे जरूर पढ़कर जाइएगा, 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। और जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इन मद्रास 1800 में और सुप्रीम कोर्ट इन मुंबई 1823 में किस तरीके से आए हैं, तो उसे जरूर उसकी हिस्ट्री को, बैकग्राउंड को पढ़ के जाइएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, क्योंकि यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के नाम से। जहां पर आपको 3 केसेस भी देखने को मिलेंगे, नंद कुमार केस, शाहबाज बेगम केस और कासी जुराहा केस। ये 3 लीडिंग केसेस यहाँ पर आए हैं और अक्सर 20 मार्क्स में पूछे भी जाते हैं। तो तीनों केसेस को जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि तीनों केस अलग से 20-20 मार्क्स में पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम पेपर में आपके आए भी हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781, यानी कि बंदोबस्त अधिनियम के प्रोविजंस क्या कहते हैं। तो इसके बारे में जरूर देख कर जाइएगा, 10 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 उसके बाद आया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या मेन प्रोविजंस थे, यहाँ पर देखिए आपसे केवल बार बार बतला रहा हूँ, इससे जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, चार्टर्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको केवल मेन प्रोविजंस यानी कि हेडिंग्स वहां पर देखकर जाने हैं कि हेडिंग्स के अंतर्गत उन सेक्शंस उनके अंतर्गत क्या कहा गया है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर प्रोविजंस या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ही आपसे पूछी जाने वाली हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आता है चार्टर ऑफ 1833, जहां पर फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 लॉर्ड मेकाले लेकर आए। तो इसे भी जरूर देखिएगा कि 1833 के चार्टर में कौन कौन से मेन प्रोविजन आए और लॉर्ड मेकाले किस तरह फर्स्ट लॉ कमीशन में क्या क्या बातें कहते हैं। तो इस चीज को जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लॉर्ड मेकाले हमने पढ़ा है आईपीसी के जनक माने जाते हैं, आईपीसी लेकर आए थे। तो उसी रिगार्डिंग यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ के नाम से भी एक क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, जब भी आप लॉ कमीशन या चार्टर 1833 पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ किस तरीके से लॉर्ड मेकाले के द्वारा किया गया, तो उसे जरूर पढ़कर जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर सेकंड लॉ कमीशन
फर्स्ट लॉ कमीशन के बाद लगभग 5 लॉ कमीशन यहाँ पर अक्सर पूछे जाते हैं। कोई भी एक लॉ कमीशन आपसे हर बार 10 मार्क्स में पूछा जाता है। सेकंड लॉ कमीशन 1853 में आया, उसने क्या कहा, क्या रिपोर्ट दी। थर्ड लॉ कमीशन में क्या रिपोर्ट दी गई 1861 में। फोर्थ लॉ कमीशन 1879 में आया था, तो उसमें क्या रिपोर्ट आई। और उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ लॉ कमीशन आया 1955 में, आजादी के बाद। ठीक, तो इसे भी जरूर याद रखिएगा कि ये किस तरीके की बातें कहता है, कौन कौन से मेन प्रोविजंस या कौन कौन से मेन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस यहाँ पर रखे गए हैं, या कौन कौन से डेवलपमेंट, लीगल डेवलपमेंट यहाँ पर किए गए हैं। उसके साथ ही जब आप यहाँ पर इन्हें पढ़ेंगे लॉ कमीशन को, तो कुछ चीजें जैसे डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको बतलाई दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी आया था यहाँ पर, जब लॉर्ड कैनिंग आया। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या क्या मेन प्रोविजंस यहाँ पर रखे गए, उसे जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हाई कोर्ट एक्ट आया 1861, उसके बाद हाई कोर्ट एक्ट में अमेंडमेंट भी किया गया, उसे भी जरूर देखिएगा कि किस तरीके से 1861 में हाई कोर्ट एक्ट को पारित किया गया है, कौन कौन से मेन प्रोविजंस रखे गए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट किस तरीके से यहाँ पर किया गया है। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909। तो 3 बार ये काउंसिल एक्ट यहाँ पर पास हुआ है, और तीनों में डिफरेंस अक्सर आपसे पूछा भी जाता है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 20 मार्क्स में आता है मोंटे मार्ले रिफॉर्म, यानी कि मोंटे मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 में मोंटे मार्ले आए थे, इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स करने की कोशिश की थी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो कौन कौन से रिफॉर्म्स थे उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, 20 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। और इसी रिफॉर्म के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया, और यहां से ये समझ लीजिएगा कि आपकी आजादी की जो रूपरेखा है वो तय हो गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इसके प्रोविजंस जरूर देखकर जाएंगे जी। यहीं पर जब आप देखेंगे तो पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अक्सर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में 20 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसे भी जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि हमने जब बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था तो वहां पर देख लिया था कि उसके बाद गवर्नर जनरल अपॉइंट करने शुरू कर दिए गए थे। ठीक, और जब ये सब चीजें आई और 1919 का एक्ट आया, तो यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली भी निकल कर आई। डायरेची सिस्टम के बारे में जरूर जान लीजिएगा, 20 मार्क्स में हर बार पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर पढ़कर जाएंगे, इसे जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नेहरू रिपोर्ट 1927 में मोतीलाल नेहरू आए, तो उन्होंने कौन कौन सी रिपोर्ट्स किस तरीके से दी। साइमन कमीशन आए जिसमें लाजपत राय मारे गए, तो 1928 में, तो उसके बारे में भी क्या कंडीशन थी वो देख कर जाइएगा। गोलमेज सम्मेलन 2 बार हुआ, 1930 में और 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से इसे यहाँ पढ़ते हैं, तो इसे जरूर देख के जाइएगा कि वहां पर क्या बातें हुई। उसके बाद डिमांड ऑफ जिन्ना, जिन्ना ने क्या डिमांड यहाँ पर की जब हम इंडिपेंडेंस की तरफ चले। उसके बाद फुल इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन 1929, पूर्ण स्वराज की मांग के बारे में, ये जो रिजोल्यूशन है किस तरीके से पास किया गया या क्या क्या प्रोविजंस यहाँ पर रखे गए, मांगे गए। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो समझ लीजिएगा आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही होकर बनी है, तो इसे जरूर पढ़कर जाइएगा। 20 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के काफी सारे प्रोविजंस यहाँ से लिए गए हैं। उसके बाद जुरिस्डिक्शन ऑफ फेडरल कोर्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट 3 तरीके से यहाँ बनाई गई थी, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में। लेकिन उसके बाद जब डेवलपमेंट किया गया, लीगल डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ पर जुरिस्डिक्शन ऑफ फेडरल कोर्ट सिस्टम यहाँ पर अप्लाई किया गया, पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट बना दी गई। तो उसका क्या क्या जुरिस्डिक्शन था वो जरूर देख कर जाइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने पढ़े होंगे उन जुरिस्डिक्शन को, तो वही जुरिस्डिक्शन यहाँ पर पूछे भी जाते हैं। उसी समय यहाँ पर कैबिनेट मिशन आया था, तो शॉर्ट नोट में कई बार 1946 के बारे में पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन क्या कहता है। उसके सबसे लास्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कौन कौन से मेन प्रोविजंस रखे गए थे। और जब आप इसे पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट और आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर बनाने में भूमिका निभाई है, तो वो भी एक क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से लगभग 40-45 क्वेश्चन की हिस्ट्री, पूरी इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बनती है। थोड़ी सी लेंथी है लेकिन समझने में, क्योंकि थियोरेटिकल है, पूरी हिस्ट्री है, इतिहास है, तो आपको जानना भी जरूरी है, तो इसे जरूर पढ़कर जाइएगा। और अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना भी जाता है। तो चलिए इसी तरह बने रहिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।